देखिए, अगर आप लोगों से बात करूं यहाँ पे, तो उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क का ये जो है सिलेबस, यानी आपके सामने पीडीएफ ओपन हुआ है। और अगर मैं यहाँ इसके सिलेबस पर बात करूँ आप लोगों से, तो यहाँ आप देख सकते हैं सिलेबस यूनिट नंबर 2 सोशल वेलफेयर जो है सर्विस है इन इंडिया, और इसके बारे में मैंने आप लोगों से बातचीत कर चुका हूँ, है ना। इसके बारे में बातचीत हो चुकी है। अब हम लोग देखने वाले हैं रोल ऑफ वॉलेंट्री एजेंसी इन सोशल वर्क में, है ना। और फिर उसके बाद सोशल एक्शन के हम लोगों ने डेफिनेशन देख ही रखा है। उसके अंतर्गत कुछ मेजर सोशल एविल्स आती हैं, यानी एक प्रकार से सामाजिक कुछ बुराइयां हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ तो दास प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जो भी समस्याएं हैं भारत में, उन सभी समस्याओं पर मैं बात करूँगा। लगभग 8-10 समस्याएं हैं, उन पर मैं बात करूँगा पूरे डीप में। उसकी परिभाषा, उसके टाइप, उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी विशेषता, उद्देश्य और उसके मैनेजमेंट क्या क्या है, उन सभी चीज़ों पर मैं आप लोगों से बातचीत करूँगा, ठीक है। क्लियर है? एक बार स्पष्टीकरण करिए। यस सर। ओके, तो अब यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। पहला जो पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है वह है स्वैच्छिक संगठन। अगर हम बात करें स्वैच्छिक संगठन को इंग्लिश में वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉमन टॉपिक है ये। एक ये है, जैसे इसी को एनजीओ का भी भूमिका निभाता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसी से संबंधित है। तो एक कॉमन टॉपिक है, ये सब में पूछा जाता है, चाहे वो एमपी सेट हो, यूजीसी नेट हो, या एमपीपीएससी हो, या उत्तराखंड मेडिकल सोशल हो, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है कि समाज सेवा में लगी संस्थाओं को अधिकांश घरेलू लोग यथासंभव सहायता प्रदान करते रहे हैं। प्राचीन काल से ही कुछ परोपकारी और कर्मठ, एक मिनट थोड़ा सा होल्ड रखिएगा, मेरा ये काम क्या करता है कि व्यक्तियों का एक समूह है जो एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, एक निकाय बनाने के लिए आमतौर पे स्वयं सेवकों के रूप में एक समझौता करता है ना, एक समझौता करता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में स्वैच्छिक जो संगठन का तात्पर्य होता है वो होता है कि जब कोई संगठन राज्य या सरकार के आदेश या इच्छा के बिना बनाया जाता है तो उसे हम कहते हैं स्वैच्छिक संगठन। मैं फिर से रिपीट करूंगा, हालांकि ये सारी चीज़ें भी आगे आने वाली हैं, ठीक है। तो देखिए, प्राचीन काल से ही कुछ परोपकारी और कर्मठ लोग एक संस्था के रूप में मिलकर ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए कार्य करते आ रहे हैं। तो जो प्राचीन काल से कुछ परोपकारी, कुछ कर्मठ लोग हैं, यानी आप ये कह सकते हो कि व्यक्तियों का समूह है, और वो एक संस्था के रूप में मिलकर जो ज़रूरतमंद के लोग हैं उनकी लोगों की सहायता करते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं भैया कि ये स्वैच्छिक संगठन। ये पहले की बात थी, लेकिन पहले और अब में कोई खास अंतर नहीं है। उसी के इर्द गिर्द में यहाँ पे अब की बात करता है। जब कोई संगठन राज्य या सरकार के आदेश या इच्छा के बिना बनाया जाता है तो उसे स्वैच्छिक संगठन कहा जाता है, उसे स्वैच्छिक संगठन कहा जाता है। और स्वैच्छिक संगठन को लैटिन शब्द में, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर वॉलंटर या वॉलंटरिज्म शब्द से रिप्रेजेंट करते हैं, लैटिन शब्द से। लैटिन याद रखेंगे, लैटिन पूछा जाता है पेपर में, जो मूल रूप से अगर हम बात करें तो वोल्टॉन्स से विकसित हुआ है। इसका अर्थ केवल इतना है कि इच्छा या स्वतंत्रता, इच्छा या स्वतंत्रता। तो स्वैच्छिक का जो अर्थ बनता है वो इच्छा या स्वतंत्रता आप कह लीजिए। और इच्छा सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि इच्छा पेपर में आता है और ये रिलेट करता है स्वैच्छिक को, इसका अर्थ बताता है। यह इच्छा यहाँ एक संगठन के निर्माण के रूप में प्रकट होती है, और यह अधिकार भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 का सी वाला के तहत अगर हम लोग बात करें तो नागरिकों को दिया गया है। सामुदायिक संगठन या संघ बनाकर
हम उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं जो संगठित प्रयासों से ही संभव होते हैं। आपने अनुच्छेद 19 पढ़ा होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। अनुच्छेद 19। जी सर। और उस अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कई पार्ट हैं, कई सब भाग हैं, है ना, 19 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की एक स्वतंत्रता को रिप्रेजेंट करता है। एक प्रकार से अगर मैं आपसे बात करूं तो जहां बोलने की स्वतंत्रता आदि जो विषयक है उनके आरक्षण के बारे में जिक्र करता है, उनके आरक्षण के बारे में जिक्र करता है। तो मैं एक बार आप लोगों को ये बताना चाहूँगा ट्रिक इसके बारे में, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, हो सकता है हम लोगों से पेपर में ये पूछ लिया जाए आर्टिकल 19 के बारे में, है ना। थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा आप लोग। आर्टिकल 19 पेपर में आता है, आ भी सकता है। तो जो आर्टिकल 19 है उसके अंतर्गत कई पार्ट है। जैसे 19 का ए अगर हम बात करें, सिंपल शब्दों में कहता है बोलने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी। 19 बी की बात करें, सभा की आज़ादी, सभा की आज़ादी। 19 सी की बात करें, जहाँ पे स्वैच्छिक संगठन में भूमिका आई है वो है संघ बनाने की आज़ादी, संघ बनाने की आज़ादी। बात को ध्यान दीजिएगा। 19 डी की बात करें, पूरे देश में, पूरे देश में आने जाने की आज़ादी, आज़ादी। और 19 ई की बात करें, पूरे देश में बसने की, यानी आप ये कह लीजिए कि रहने की, पूरे देश में रहने की आज़ादी। और 19 एफ हटा दिया गया है। 19 जी की बात करें, कोई भी व्यापार, कोई भी व्यापार एवं जीविका की आज़ादी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये था जो मैंने अभी आपको बताया है, ये 19 के, ये अनुच्छेद जो है आपका 19 है। यहाँ अगर आप चाहें तो ट्रिक भी बना सकते हैं। ट्रिक जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, ट्रिक में क्या मेंशन कर सकते हैं, बोस संघ आया गया और बस व्यापार, ये ट्रिक आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ, यहाँ जो बो शब्द दिख रहा है ये बोलने की आज़ादी बता रहा है। ये जो आपका सा शब्द दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी ये जो सा दिख रहा है, ये वाला सा, ये सभा करने की आज़ादी। जो दूसरा वाला सा दिख रहा है ये संघ बनाने की आज़ादी। उसके बाद जो आया गया, आया गया, बेसिकली ये शब्द आने जाने की आज़ादी यहाँ पर दर्शाता है, आने जाने की। और अगर हम बात करें यहाँ पे बसने की, तो रहने की जगह अगर आप बसने भी लिख दें तो भी करेक्ट रहेगा। पूरे देश में बसने की आज़ादी, तो बसने की आज़ादी भी यहाँ पर आ जाएगा बस से। और उसके बाद व्यापार जो है आपका व्यापार को रिलेट करेगा। तो बोस संघ आया गया और बस गया, ये रिलेट करता है 19 आर्टिकल के सभी सब पार्ट को। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। स्पष्ट हो गया तो फिर मैं आगे बढ़ूं। जी सर। जी सर। चलिए। सर एफ में कुछ नहीं है ना? हाँ हिमानी मैम, सर एफ में कुछ नहीं है, 19 के एफ में। सॉरी समझ नहीं आ रहा है, क्या आप कहना चाह रहे हैं? सर ये बोल रही हैं 90 का एफ पर कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, संपत्ति का अधिकार है वो था, उसे हटा दिया गया। जो एफ था मैडम वो संपत्ति का अधिकार था। 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया था। ठीक है, इसे हटा दिया गया था। स्पष्ट हुआ?
जी सर। ओके, अब चलिए आगे। यहाँ पे फिर क्या कहता है, एक मिनट, यहाँ पर देखिए, अब कहता है कि एक संघ बनाकर, सामुदायिक संगठन या संघ बनाकर हम उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं जो संगठित प्रयासों से संभव है, जो संगठित प्रयासों से संभव है। बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं, स्वैच्छिक संगठन सिंपल शब्दों में भारतीय संस्कृति में धर्म, नैतिकता, परोपकार और परलोक में विश्वास करने की भावनाएं शुरू से ही व्याप्त थी। ये बात आप जानते हैं। दीनहीन, अतिथि, संकट में पड़े मनुष्य ही नहीं बल्कि जीव जंतु, पशु पक्षी की सेवा करना पुण्य का कार्य माना जाता था। ये स्वैच्छिक संगठन को रिलेट कराता है। आप ये बात स्वैच्छिक संगठन के तहत ही रखेंगे कि भारतीय संस्कृति में जो धर्म, नैतिकता, परोपकारी, परलोक इत्यादि चीज की जो भावनाओं से व्याप्त थी, अपनी इच्छा अनुसार करना, हाँ, अपनी हाँ, इच्छा अनुसार बिल्कुल, वो काम किया। बिल्कुल। आपने एक नाम सुना होगा कौटिल्य का, है ना, चाणक्य। इन्होंने कहा है कि प्रत्येक सभ्य समाज में नागरिक और वहाँ के राजा को वृद्ध और निशक्त जन, रोगी, बच्चे और महिलाओं के प्रति सहयोग और सहानुभूति की भावना रखनी चाहिए। तो मानवता का सेवा को सर्वोपरि बताते हुए हमारे धर्म ग्रंथ की नीति शास्त्र समाज में त्याग भावना को विकसित करने में सहायक होता है। ये बात हालांकि कौटिल्य ने पहले के समय में बताया था, लेकिन यहाँ स्वैच्छिक संगठन से था। तो मानव कल्याण के लिए जो स्वैच्छिक संगठनों का अस्तित्व आया, वो प्रत्येक काल में, प्रत्येक जगह कुछ ना कुछ भाग में अवश्य ही रहा है। हर समय, हर काल में अलग अलग तरीके से डेफिनेशन उसकी बताई गई है ना, अलग अलग तरीके से। 1600 में अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रवेश हुआ। तो उस समय उन्होंने कहा भाई कि यूरोप के पुनर्जागरण काल, विज्ञान का विकास और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार के साथ संपूर्ण सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक परिदृश्य बदलने लगे। तो उस समय भी स्वैच्छिक संगठन को भारत के स्वैच्छिक संगठनों के इतिहास में प्रारंभिक प्रयास माना गया। तो प्रारंभिक प्रयास यहाँ था, संगठित प्रयास से संभव। तो प्रारंभिक प्रयास अगर पेपर में आए तो मैं आपसे यहाँ पे कहूँगा कि 1600 आप ज़रूर लगाएं। और 1600 के अंतर्गत भी एक पॉइंट आता है, मद्रास में सन 1958 में वर्तमान चेन्नई में स्थापित एक फ्रेंड्स इन सोसाइटी है। फ्रेंड्स इन सोसाइटी नामक जो स्वैच्छिक संगठन है, वो बेसिकली स्वैच्छिक संगठनों के इतिहास में प्रारंभिक प्रयास माना गया। तो सन नोट कर लीजिएगा आप लोग, 1858 मद्रास, और ब्रैकेट में डालिए फ्रेंड्स इन सोसाइटी, फ्रेंड्स इन सोसाइटी। ये भी तथ्य इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस नामक संस्थान का भारत में सबसे पहला प्रयास यही था, स्वैच्छिक संगठन, भारत का पहला प्रयास, भारत का प्रारंभिक प्रयास कह लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा प्रारंभिक प्रयास, ठीक है, सबसे बढ़िया। अब उसके बाद दिन पर दिन हर चीज़ें जो बढ़ती गई, अलग अलग तरीके से आता गया। फिर अंग्रेज आए, ईसाई के बारे में आया, ब्रिटिश भारत के बारे में आया, और भी चीज़ें धीरे धीरे उभर के सामने आए, ठीक है। इस संबंध में फिर इसको देखा जाने लगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे, कहता है गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ संगठनों को जो है बेसिकली स्वैच्छिक संगठनों और स्वैच्छिक एजेंसियों या कार्यकारी समूहों के साथ जोड़ा जाता है, जहां संयुक्त राष्ट्र की शब्दावली में इसे आमतौर पर एक गैर सरकारी संगठन के रूप में जाना जाता है। बेसिकली गैर सरकारी संगठनों को अक्सर स्वैच्छिक संगठन या स्वैच्छिक एजेंसी अथवा कार्यकारी समूहों के साथ पारस्परिक रूप से जोड़ा गया, पारस्परिक रूप से जोड़ा गया, जहां संयुक्त राष्ट्र शब्दावली में इसे गैर सरकारी संगठन के रूप में सामान्यतः जाना जाता है। वहीं एक विद्वान का नाम आया और उनका नाम था चतुर्वेदी, टी.एन. चतुर्वेदी। एनजीओ की बात मैं कर रहा हूँ, एनजीओ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। टी.एन. चतुर्वेदी इसी स्वैच्छिक संगठन या एसोसिएशन कहना पसंद किया।
स्वैच्छिक संगठन को क्या बोलना पसंद किया इन्होंने कहा कि एनजीओ को ये स्वैच्छिक संगठन है, और एक और नाम दिया, वो नाम था एसोसिएशन, यानी संघ। इन दोनों को इन्होंने कहा कि ये स्वैच्छिक संगठन है, ये एनजीओ है। क्यों कहा इन्होंने पसंद किया? क्योंकि एनजीओ की अपेक्षा या अधिक सकारात्मक और सार्थक अर्थ में एक प्रकार से उभर के सामने आई थी, सकारात्मक क्रिया में, पॉजिटिव क्रिया में थी। तो स्वैच्छिक संगठनों की एक संगठनात्मक गतिशीलता और सहभागी शासन पर शोध कार्य करने वाले एक और विद्वान आए, उनका नाम था डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा। देखिए, एनजीओ वगैरह में जब आप टॉपिक से प्रश्न बनाया जाता है तो नए नए नाम भी देखने को हमें मिलते हैं। याद रखेंगे, मैं कीवर्ड्स भी सामने लिख रहा हूँ नाम के साथ साथ, ताकि आपका वो चीज़ें स्पष्ट भी होते रहे। और संयुक्त राष्ट्र की शब्दावली की जब बात आएगी सामान्यता के रूप में, तो आप नाम लगाइएगा स्वैच्छिक संगठन, स्वैच्छिक एजेंसी और कार्यकारी समूह के साथ ये जुड़ा। और यह शब्दावली के रूप में गैर सरकारी संगठन किसने दिया? तो आप कहिएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने दिया था एनजीओ का नाम। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा का मानना था कि स्वैच्छिक संगठन को गैर सरकारी संगठन कहने से नकारात्मक अर्थ निकलता है। नकारात्मक अर्थ निकलता है अगर आप एनजीओ बोलेंगे तो। तब क्या बोला जाए? इन्होंने कहा कि भैया इसे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाए। सबसे अच्छा वर्ड होगा आपका स्वैच्छिक संगठन, ये सबसे अच्छा वर्ड होगा। ये धर्मेंद्र, यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ, इन्होंने नहीं बोला इसको, डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा। एक बार आप मुझे जरा बताइए, जितनी बातें बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना आप लोगों को? जी सर। हाँ, बहुत अच्छी। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे फिर कहता है कि स्वैच्छिक संगठन को एक ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक स्वायत्त बोर्ड के माध्यम से संचालित होता है, नियमित अंतराल पर बैठक करता है, ज़्यादातर निजी स्रोतों के धन जुटाता है, उन पैसों को भुगतान और अवैतनिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से सार्वजनिक उपयोगिता और जन केंद्रित योजनाओं पर खर्च करता है। एनजीओ का जब पूछा जाए कार्य, थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है, बाकी आगे मिलेगा अभी काम इसके, उससे प्रश्न आते हैं। तो धन जुटाने का काम हो गया, रिसोर्सेज का काम हो गया, ठीक है। कार्यकर्ताओं में अगर हम बात करते हैं अवैतनिक लेकर, ठीक है, जहाँ पे सार्वजनिक उपयोगिता की बात किया जाए तो कहता है कि सब लोगों के लिए, योजनाओं के लिए खर्च किया जाए, किसी पर्टिकुलर एक समूह, एक समुदाय के लिए ना होकर सार्वभौमिकता पे बल दिया जाए। और सार्वभौमिकता पर बल देता है एनजीओ यानी स्वैच्छिक संगठन। अच्छा, ये जो एनजीओ वगैरह मैं बोल रहा हूँ, ये नाम किसी ने कुछ रखा है। अगर मैं कभी कभी पूछूंगा आपसे कि भाई एसोसिएशन किसने रखा एनजीओ का नाम, तो टीएन चतुर्वेदी का नाम आना चाहिए। स्वैच्छिक संगठन किसने सबसे उचित कहा? डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा ने कहा। एनजीओ कहाँ से आया? संयुक्त राज्य अमेरिका से आया। तो ये आपको बोलना होगा, ये सब आपको बताना होगा, ठीक है। और पेपर में सवाल भी मैं आपको कराऊंगा, तो देखेंगे आप लोग ऐसे क्वेश्चंस। अब यहाँ पे परिभाषा मिलेगी, परिभाषा और स्पष्ट कर देगी कि एनजीओ किसे कहते हैं, एनजीओ की परिभाषा क्या होती है, टाइप क्या होता है, स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका क्या होती है। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जिन समूहों की वे मदद करते हैं, मैंने कहा किसी समूह की मैंने मदद किया, उन सेवा या अन्य प्रकार को, अन्य प्रकार में मतलब प्रत्यक्ष सहायता, सलाह प्रदान करना, है ना। अब ये समूह हो सकता है महिलाओं के लिए भी, ये समूह बच्चों का भी हो सकता है, वृद्धों का भी हो सकता है। अच्छा, सलाह आप महिलाओं को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, वृद्धों को भी दे सकते हैं, युवा को भी दे सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से सहायता आप महिलाओं के भी कर सकते हैं, युवा के भी कर सकते हैं, वृद्ध व्यक्तियों के भी कर सकते हैं। और यही जो काम आप कर रहे हैं, यही स्वैच्छिक संगठन है, यही एनजीओ है, समूह के रूप में आप मदद कर रहे हैं। तो आप भी बोल सकते हैं, ये एक प्रकार की परिभाषा दर्शाती है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, और क्या कह रहा है
कि स्वैच्छिक संगठन औपचारिक रूप से संगठित और तुलनात्मक रूप से अस्थायी द्वितीयक समूह होते हैं, जो औपचारिक और अस्थायी और प्राथमिक समूहों से अलग होते हैं, जिन्हें हम प्रायः देखते हैं, उसे हम स्वैच्छिक संगठन कहते हैं। और ये परिभाषा स्मिथ एवं फ्रेडमैन, एक जोड़ी है, ये एक जोड़ी है, इस जोड़ी ने परिभाषा जो है स्वैच्छिक संगठन को इस तरीके से परिभाषित किया। ठीक है, बताइए। हाँ, ये बात आपको ये सब द्वितीयक हाँ, समूह और प्राथमिक समूह क्या हुआ? जी सर, प्राथमिक समूह क्या होता है और आप पूछ रहे हैं और क्या? द्वितीयक समूह। द्वितीयक समूह, ये तो सर बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, मैं समूहों पर बातचीत आगे हालांकि करूंगा ही। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह का हमसे ज़्यादातर जो पेपर में प्रश्न पूछा था वो सी एच कूले से पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? सी एच कूले से पूछा जाता है। सन 1909 में सी एच कूले ने प्राथमिक समूह के बारे में बड़ी अच्छे से जिक्र किया था। मैं एक कुछ कीवर्ड बता देता हूँ, आपने पूछा है थोड़ा सा तो मैं जिक्र करता हूँ, सारे बच्चों को पता हो जाए, क्योंकि ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है। प्राथमिक समूह जो होता है सर, वो नैतिकता पर आधारित होता है, नैतिकता पर आधारित होता है, बात को समझिए। और द्वितीयक समूह जो होता है वो नियम और कानून पर आधारित होता है, नियम और कानून पर आधारित होता है। मैंने कहा भी कि आपकी जो है आप कोई असामाजिक व्यवहार करते हैं और फिर उसके बाद आपको उस चीज़ को पछतावा होता है, तो मैं आपको नैतिकता के आधार पे, मानवता के आधार पे मैं आपको माफ़ कर देता हूँ, आप सॉरी बोल देते हैं, माफ़ कर देता हूँ, है ना। लेकिन नियम भी है, कानून भी है। आप अगर नहीं इस बात को मानते, अगर आप सॉरी नहीं बोलते हैं या कुछ ऐसा नहीं करते, तो आप कानून से आप लड़िए, नियम पर आइए। तो ये द्वितीयक समूह का पार्ट बनता है। प्राथमिक समूह सर गांव में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में पाया जाता है। तो बता सकते हैं कि नगरों में कौन सा समूह पाया जाएगा? द्वितीय समूह। द्वितीयक प्राथमिक समूह में आप ध्यान रखेंगे, जो सदस्य होता है वो व्यक्ति के रूप में होता है। जो सदस्य होगा प्राथमिक समूह में, सदस्य जो होता है वो किस रूप में होता है? व्यक्ति के रूप में होता है। लेकिन वहीं अगर मैं द्वितीयक समूह की बात करता हूँ तो सदस्य जो होगा वो प्रतिनिधि के रूप में होगा, कर्मचारी के रूप में होगा। बात सही है ना? इस रूप में आता है आपका द्वितीयक समूह। अगर मैं आपसे कहूँ प्राथमिक समूह जानते हैं आप लोग, बनावटी हो, बनावटी का आभा, इसमें बनावटी वगैरह नहीं पाया जाता, जो होता है वो रियल होता है। इसमें दिखावा, बनावटी नहीं होता है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं द्वितीयक समूह में, तो दिखावा बनावटी की प्रधानता होती है। दिखावा प्लस में बनावटी की प्रधानता होती है, मतलब पाई जाती है। और अगर मैं आपसे बात करूं, प्राथमिक समूह जो होगा वो व्यक्तिगत होता है, वो व्यक्तिगत होता है। इसमें साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि साधन रिसोर्सेज चाहिए। लेकिन द्वितीयक समूह में अवैयक्तिक साधन होते हैं। हालांकि अवैयक्तिक साधन के रूप में अगर हम बात करें, जैसे टेलीफोन हो गया, टेलीफोन हो गया, पत्र हो गए, पत्र हो गए, ये सब द्वितीयक समूह के पार्ट बनते हैं, है कि नहीं? सदस्य जो होता है समूह पर निर्भर रहेगा। प्राथमिक समूह में सदस्य पर क्या होता है? ये निर्भर होता है। लेकिन ये द्वितीयक समूह सदस्यों की आत्मनिर्भरता पाई जाती है, इसमें आत्मनिर्भरता पाई जाती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इतना सारी चीज़ों से आपको समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक समूह क्या, द्वितीयक समूह क्या। बाकी आगे आने वाली क्लास में मैं आप लोगों से जिक्र करूँगा। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं जिक्र करूँ आपसे, तो कहता है कि जो स्वैच्छिक संगठन है वो औपचारिक, अस्थायी और प्राथमिक समूहों से अलग होता है। अब आप सोच लीजिए, निर्भर नहीं होगा वो, उसमें समानता नहीं होगी, उसमें व्यक्तिगत कोई व्यक्तिगत तरीके से उसके साथ कार्य नहीं किया जाएगा, दिखावा बनावटी नहीं होगी, ये गांव में नहीं पाया जाएगा स्वैच्छिक संगठन, है ना, ये व्यक्ति के रूप में नहीं मिलेगा। इस तरीके की बात हमें देखने को यहाँ पर मिल जाती है। और ये परिभाषा है,
फ्रीडमैन की, इनका ये कहना है। वहीं डेविड एम सिल्स का एक विद्वान है, इनका कहना है कि स्वैच्छिक संगठन ऐसे सदस्यों का समूह है जो कुछ सामान्य हितों के प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक आधार पर संगठित होते हैं और राज्य के नियंत्रण के बिना कार्य करते हैं। राज्य के नियंत्रण के बिना कार्य करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें टेम फ्रीडमैन का नाम देखने को मिलता है, सॉरी यहाँ जो है डेविड एम सिल्स का नाम देखने को मिलता है। ठीक है, डेविड एम सिल्स का नाम देखने को मिलता है। लॉर्ड बी वर्जी का एक परिभाषा राज्य है। का नियंत्रण बिना मतलब सर, इसका मतलब क्या कह रहे हैं सर? राज्य का नियंत्रण बिना मतलब क्या? राज्य का नियंत्रण बिना काम करते हैं मतलब उसका क्या? पीछे लैपटॉप की बोल रहे हैं। आवाज़ मेरे पास सही तरीके से नहीं आ पा रही सर, प्लीज़। उसमें था कि राज्य का नियंत्रण हाँ बिना बिल्कुल, नियंत्रण, हाँ बिल्कुल। क्या मतलब ये उसका क्या? दूसरा पार्ट है ना। दूसरे पार्ट में अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है ये हमारा भूमिका निभाता है स्वैच्छिक संगठन। देखिए, स्वैच्छिक संगठन अगर हम बात करें लॉर्ड जो है बीवर जी के बारे में, तो इनका कहना है कि जिसके कर्मचारियों का भुगतान किया जाता है ना, यानी स्वैच्छिक संगठन वह है जिसके कर्मचारी वैतनिक और अवैतनिक होते हैं और बिना किसी बाहरी नियंत्रण के स्वयं की पहल से कार्य करते हैं और प्रतिष्ठित होते हैं, वही क्या कहलाता है? स्वैच्छिक संगठन। यहाँ पे इन्होंने कहा कि स्वैच्छिक संगठन वह है जिसमें या जिसके कर्मचारी का भुगतान किया जाता है या नहीं भुगतान भी किया जाता है, मतलब वैतनिक और अवैतनिक दोनों होते हैं और बिना किसी बाहरी नियंत्रण के अपनी पहल से काम करते हैं और परिस्थिति होती है। परिस्थिति का भाव आप जानते हैं क्या रिप्रेजेंट करता है? एलिजिबल स्टेटस। परिस्थिति का तात्पर्य क्या होता है सर? स्टेटस। और स्टेटस को ही, परिस्थिति को ही साधारण शब्दों में कहा गया है कि किसी वस्तु या व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ परिस्थिति कहलाती है। परिस्थिति का मतलब ही है ये कि किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ है परिस्थिति, स्टेटस है वही उसका। तो ये चीज़ें आएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्वैच्छिक संगठन की विशेषता, अब कुछ विशेषताएं भी पाई जाती हैं स्वैच्छिक संगठन में, और वो विशेषताएं किस परिप्रेक्ष्य में हो सकती हैं ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे मूल रूप से स्वैच्छिक संगठन सरकारी संगठनों की कार्यशैली और संरचना से भिन्न होती है, नौकरशाही और कानूनी प्रतिबंधों से मुक्त, और ये संगठन अपनी कार्य संस्कृति की आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं। कुछ लोगों की इच्छा शक्ति उसके निर्णय में सरकार के प्रयासों से अधिक निर्णायक होती है और सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से बनाई गई है। देखिए, जो स्वैच्छिक संगठन है वो सरकारी संगठनों की कार्यशैली और संरचना से अलग है, पहली बात। दूसरी बात कि स्वैच्छिक संगठनों का निर्माण स्वेच्छा पर निर्भर करता है। इसके निर्माण से पिछले सरकारी प्रयास के बजाय किसी व्यक्तियों की अपनी प्रेरणा उत्तरदायित होती है। हाँ, तो अभी आप देखेंगे और आपको स्पष्ट भी होगा यहाँ पे। जैसे अगर मैं बात करूँ, देखिए, स्वैच्छिक संगठन लोक कल्याण के लिए बनाए जाते हैं, बात सही है भाई, प्रजातांत्रिक सत्ता पर आधारित है ये, और स्वैच्छिक संगठन प्रायः ना लाभ ना हानि के आधार पर चलाए जाते हैं, ना ही लाभ ना ही हानि के आधार पर चलाए जाते हैं। स्वैच्छिक संगठन किसी विशेष क्षेत्र और विषय और समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनका उद्देश्य और लक्ष्य निश्चित होता है, बात सही है। कोई एनजीओ ओपन हो गया भाई, वो डिसेबिलिटी पे है कि महिला पर है, किस पर है ना, बच्चों पर है कि वृद्ध व्यक्तियों पर है कि बीमारी पर है, किस पर है एनजीओ, तो जाहिर सी बात है एक निश्चित लक्ष्य और उद्देश्य बन जाता है और इनका जो कार्य होता है वो बाह्य नियंत्रण से मुक्त होता है। और संगठन के सदस्य जो होते हैं संगठन की प्रणाली बनाते हैं और संगठनों के निर्णय लेने की स्वायत्तता प्राप्त होती है, मतलब स्वतंत्र होता है। और स्वैच्छिक संगठनों की पहल प्रशासन लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर बिना किसी बाहरी नियंत्रण के उसके सदस्यों के द्वारा स्वयं किया जाता है और इन संगठनों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को सामाजिक मान्यता और सामुदायिक समर्थन प्राप्त होता है और इसकी वित्तीय व्यवस्था सरकार और जनता दोनों द्वारा पूरी की जाती है। आपने एक नाम सुना होगा ATG वगैरह का, अभी बात करेंगे, थोड़ा सा आगे आएगा, ठीक है, तो वहाँ पर ये वित्तीय फाइनेंस वगैरह की भूमिका आएगी।
स्वैच्छिक संगठन में शीर्ष प्रशासनिक प्राधिकरण यानी अथॉरिटी के रूप में एक सामान्य निकाय होता है और जिसमें उस संगठन के वरिष्ठ अधिकारी दाता महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल होते हैं जो संगठन की नीति निर्माण और निर्णायक भूमिका को निभाते हैं। स्वैच्छिक संगठनों का निर्माण स्वयं सेवा पर निर्भर करता है और इसके निर्माण के पीछे सरकारी प्रयासों के बजाय व्यक्तियों की अपनी प्रेरणाएं होती हैं और इस प्रेरणा के पीछे कोई भी कारण हो सकता है, औपचारिक संगठनात्मक प्रकृति भी हो सकती है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक निश्चित उद्देश्य और लक्ष्य होगा और इन्हीं लक्ष्यों को उपलब्धि के लिए कार्यक्रम होता है। समुदाय में स्वैच्छिक संगठन बनते हैं और उन्हीं के द्वारा सूचित और स्वीकृत भी किया जाता है। ये संगठन ना तो लाभ ना ही हानि के आधार पर मानकर संचालित होते हैं। इसमें बाहरी नियंत्रण से मुक्त होता है। संगठन की व्यवस्था है, जो संगठन के सदस्य होते हैं, सदस्य ही संगठन की व्यवस्था बनाते हैं और अधिकांश संगठन जो होगा वो किसी क्षेत्र और विशेष विषय और समस्या विशेष पर ध्यान केंद्रित होता है इसका। और स्वैच्छिक संगठन का जो कार्य होगा वो क्षेत्र भौगोलिक और सामाजिक दृष्टि से सीमित दायरे में होता है। दूसरी, कार्यक्रमों को सामाजिक और मान्यता सामुदायिक सहयोग प्राप्त करना और सरकारी जो है वित्तीय सहायता या वित्तीय व्यवस्था सरकार और जनता दोनों के द्वारा पूरी की जाती है। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो अधिनियम और कानून के अधीन पंजीकृत किया जाता है और इनको एक नियामक स्तर पर प्राप्त होता है। इसी में भारत के केंद्रीय स्तर पर आपको मैं नोट करवाना चाहूँगा ये पॉइंट। केंद्रीय स्तर पर ध्यान दीजिएगा, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, सोसाइटी पंजीकरण एक्ट 1860 और भलीभांति तरीके से आप परिचित होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को जानते होंगे। इस अधिनियम में अगर मैं बात करता हूँ तो मैक्सिमम कितने सदस्यों की संख्या होती है, जरा आप मुझे बताएं। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 3 सर 7 सदस्य 7 10 सर 5 सदस्य 7 सदस्यों की यहाँ पे जो है संख्या हमें देखने को मिलती है और ये 1860 का एक्ट है। इसे आप खास कर ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट तथ्य है हमारे लिए। भारत का एक अधिनियम है जो उन संस्थाओं को रजिस्ट्री करता है जो प्रायः समाज के हित के लिए कार्य करती है, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया इत्यादि क्षेत्र में जो कार्यरत समितियां हैं उस पे काम करती हैं। तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का एक केंद्रीय अधिनियम है, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात नोट करिएगा, चैरिटेबल और अव्यावसायिक संस्थाएं पंजीकृत करती हैं या की जाती हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। स्पष्ट है? बताइए। थ्योरेटिकल और जी सर। चैरिटेबल और अव्यावसायिक संस्थाएं पंजीकृत की जाती हैं। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना होगा, ये तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के संबंध में सवाल कई बार पेपर में आते रहते हैं, पूछे जाते रहते हैं, बराबर कंटिन्यू हमेशा सवाल इससे आते रहते हैं, है ना। एक समूह को उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित तरीके से विचार विमर्श करना, शासन करने और कार्य करने में सक्षम बनाना, जिसके लिए सोसाइटी एक साथ रखा गया था। तो स्वतंत्रता के बारे में बात करना, अगर कोई अधिनियम है, पूर्व अधिनियम है तो 1860 बेसिकली। इसी तरह पश्चिम बंगाल राज्य में अगर मैं बात करूं, पश्चिम बंगाल राज्य सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, पंजीकरण एक्ट 1961 में लेकर आया। कौन? पश्चिम बंगाल। भारत के किसी भी नागरिक को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, आरटीआई है ना,
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से किसी भी सोसाइटी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। क्या ये बात से आप सहमत हैं? हाँ जी सर, राइट टू इन्फॉर्मेशन आया था 2005 में। 2005 आप लोग कहते नहीं हो, आप लोग RTI लगाओ, जी जी RTI लगाओ। जी RTI जो लगाते हैं आप, साफ शब्दों में कहता है कि भारत के किसी भी नागरिक को, आपको भी, मुझे भी सूचना का अधिकार है, जो 2005 के माध्यम से किसी भी सोसाइटी से संबंधित आपको जानकारी मिलेगी। उद्देश्य इसका होता है भाई कला, विज्ञान, साहित्य की भावना को बढ़ावा देना, व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ावा देना। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट का है ये। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट का उद्देश्य है व्यवहारिक ज्ञान को प्रदान करना, राजनीतिक शिक्षा को खुलासा, ज़रूरतमंदों की धर्मार्थ सहायता प्रदान करना, पुस्तकालय, कला, सांस्कृतिक, सार्वजनिक संग्रहालय आदि के लिए फाउंडेशन का गठन करना, ये बताता है। इसी में सोसाइटी पंजीकरण के तहत ही एसोसिएशन में न्यूनतम संख्या 7 बताई गई है और न्यूनतम 7 और अधिकतम सदस्यों का होना न्यूनतम 7, बेसिकली न्यूनतम अधिकतम यही बेसिकली मेंशन करता है। कभी कभी जो सहकारी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम है उसमें न्यूनतम संख्या 10 बताया गया है, तो 7 से 9 कोई बोलता है, तो कोई 7 से 10 भी बोलता है। लेकिन यूजीसी नेट ने एक ही क्वेश्चन किया था कि न्यूनतम संख्या बताइए, तो आप लोग 7 ही बताइएगा। यूजीसी ने क्वेश्चन किया था तो न्यूनतम संख्या था 7, तो आप लोग भी 7 ही बताइएगा, ठीक है, वो आपका करेक्ट रहेगा, गलत नहीं। अगर स्पष्ट हो गया है तो ठीक है, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका एक और आता है, वो है आपका भारतीय न्यास अधिनियम। भारतीय न्यास कौन बताएगा, ये कब आया है? सर 1882। 1860। नहीं, भारतीय न्यास का मतलब है सर ट्रस्ट, है ना। और ये जो जवाब आया है, अभी एक बच्चे ने जवाब दिया है 1882, वह करेक्ट जवाब है। अगर हम बात करें तो वह ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। भारतीय न्यास अधिनियम बेसिकली 1882 का है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा इस अधिनियम के तहत भी क्यों यह अधिनियम एक ट्रस्ट के रूप में जाना जाता है, पहली बात। और भारतीय न्यास अधिनियम लागू हुआ सन 1982 में। संपत्ति रखने में सक्षम प्रत्येक व्यक्ति ट्रस्टी हो सकता है, इसको ट्रस्ट कहते हैं, जहां ट्रस्ट में विवेक का प्रयोग शामिल है और वह इसे तब तक निष्पादित नहीं कर सकता जब तक कि वह अनुबंधन यानी ऑपरेट करने में सक्षम ना हो। तो कोई भी व्यक्ति ट्रस्ट को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन आपने एक नाम और सुना होगा, मैं यही एक और नाम क्लियर करना चाहूँगा आप लोगों से, राष्ट्रीय न्यास। भारतीय न्यास नहीं, राष्ट्रीय न्यास। कितने लोगों को पता है ये कब आया था? ये कब आया था? ये 1999। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब, 1999 में। और 4 टाइप की डिसेबिलिटी थी, 4 प्रकार की क्या थी? विकलांगता थी। क्या पता है आपको उन 4 प्रकार की डिसेबिलिटी राष्ट्रीय न्यास में कौन कौन से रखे गए थे? जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित हुई थी। सबसे पहले नाम आता है स्वाधीनता, जिसको आप लोग बोलते हैं ऑटिज्म। दूसरे नंबर पे आया था आपका सेरेब्रल पॉलिसी। तीसरे नंबर पे आया था आपका मंद बुद्धि। चौथे नंबर पे आता है आपका बहु दिव्यांगता या दिव्यांगजनों। 1 2 3 4। स्वाधीनता को इंग्लिश में ऑटिज्म कहते हैं, ASD के नाम से भी जाना जाता है। सेरेब्रल पॉलिसी इंग्लिश में है ही है, इसको प्रमस्तिष्की
पक्षाघात कहते हैं हिंदी में। मंदबुद्धि को मेंटल रिटार्डेड पहले कहा जाता था, अब इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहा जाता है। और बहु दिव्यांगजन मल्टीपल डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। बताइए, ये बात हो गई क्लियर आपका? ये भी सवाल पेपर में आ चुका है। ऐसा नहीं, मैं कोई भी चीज़ें नहीं, जो इस सोसाइटी या स्वैच्छिक संगठन के अंतर्गत जो भी तथ्य आ रहे हैं पूरे डीप में बताते लेके चल रहा हूँ, ताकि कोई चीज़ें आपसे रह ना जाए और जिससे प्रश्न आया है, इसलिए मैं आप लोगों को उन सारी चीज़ों के बारे में रूबरू करवा रहा हूँ। आपने एक नाम सुना होगा सहकारी अधिनियम, ये भी पेपर में सवाल आया है। सहकारी अधिनियम कह रहा हूँ, सहकारी समिति, सहकारी क्यों? अमित जी आपने सुना है? अमित जी बताइए। नहीं सर। नहीं सुना है आपने, चलो आप सुन लीजिए आप सभी लोग। ये बेसिकली सहकारी समिति एक्ट 1904 1904 का है। ये ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे। जब सहकारी आंदोलन हुआ था, यहाँ साइड में ध्यान रखिएगा, एक सहकारी आंदोलन हुआ था, सहकारी आंदोलन हुआ था सन 1904 और लेके 1911 तक। म्यूट करिए, म्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए। तो भारत में पहला सहकारी अधिनियम बेसिकली जब बात जिक्र हुई तो भारतीय अकाल आयोग आया था। भारतीय अकाल आयोग आया था वर्ष 1901 में। सरकार को भारत में सहकारी समिति की शुरुआत को लेकर रिपोर्ट करने हेतु सर एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में एक समिति को गठित करने के लिए प्रेरित की गई और वो थी सहकारी समिति। अब इसी की रिपोर्ट सन 1903 वर्ष 1903 में समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया। क्या किया? रिपोर्ट प्रस्तुत किया 1903 में। और सन 1904 में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम बना। पहला सहकारी ऋण समिति एक्ट बना। एक्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट पारित हुआ। अब यह अधिनियम के संबंध में दो बातें बताऊंगा, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक ही गांव और कस्बे में रहने वाले लोग या एक ही वर्ग या जनजाति से संबंधित कोई भी 10 व्यक्ति सहकारी ऋण ले सकता है। 10 सामाजिक कार्यकर्ता के लोग अगर मिल जाए, एक समूह बनाएं, तो वो लोग ऋण ले सकते हैं इस अधिनियम के तहत। 10 अगर कार्यकर्ता लोग जुड़ जाएं सामाजिक कार्यकर्ता से, या गांव के लोग, ठीक है, या किसी कस्बा या किसी वर्ग मतलब महिलाओं का वर्ग हो सकता है, पुरुषों का वर्ग हो सकता है, शिक्षक का वर्ग हो सकता है, शिक्षार्थी का वर्ग हो सकता है। 10 व्यक्ति सहकारी ऋण प्राप्त कर सकते हैं। कुल सदस्यता 80%, पहली बात थी मैंने जो बताया अभी, गांव वगैरह। दूसरी बात 80%, फैक्ट आते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। कुल सदस्यता 80% के बहुमत के आधार पर समाजों को ग्रामीण और शहरी या कृषक या गैर कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया हो। अगर शहरी क्षेत्र में है तो 80%, गांव में है या कृषक है तो वो 80% होना जरूरी है। जिस तरीके से डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट तब मिलता है जब उसके पास 40% की डिसेबिलिटी होगी, ठीक उसी प्रकार से 80% बहुमत होना ज़रूरी है, तभी उसे ऋण मिलेगा, अन्यथा ऋण नहीं मिलेगा, अन्यथा उसे ऋण नहीं मिलेगा। तो ये सहकारी के संबंध में जो चीज़ें थी मैंने आपको जिक्र किया है।
तो सहकारी क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम 1904 अधिनियम जो आंदोलन को वास्तविक गति दिया था, वास्तविक गति दिया था। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा ना कि सहकारी समिति अधिनियम कब आया है, तो 1904 आप लोग बताएंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा 1904। उत्तर प्रदेश में सहकारी समिति अधिनियम कब आया? उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में आप लोग बताइएगा 1965 में, 1965 उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आप लोग बताइएगा। और भारत में सहकारी समिति कब निश्चित परिभाषा बनाई गई? 1904 में, 1904 में। ये बात ध्यान रखिएगा। उद्देश्य यही है, ऋण सुविधा प्रोवाइड कराना, निर्बल वर्गों के लोगों की समिति बनाना और अंश पूंजी में जो लोग हैं वो उनको जो है बेसिकली मदद करना, उनकी मदद करना। ये आपको ध्यान रखना होगा, बस इतनी बातें। उसके बाद हमारे सामने एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम, और वो नाम आता है भारतीय कंपनी अधिनियम 1956। भारतीय कंपनी, समझ में आ रहा सभी को ना? बताइए एक बार। जी सर। कंपनी अधिनियम 1956 ये भारत की संसद के द्वारा पारित किया गया है, आप जानते हैं भली भांति तरीके से। इसमें समय समय पर संशोधन किया गया है, समय समय पर संशोधन किया गया है। और इसमें अधिनियम कंपनियों का गठन को पंजीकृत करने और निर्देशकों और सचिवों की जिम्मेदारी का निर्धारण किया गया है। बता दूं, भारत की संघीय सरकार द्वारा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय हो, कंपनी के रजिस्ट्रार के कार्यालय हो, आधिकारिक परिसमापक हो, सार्वजनिक न्यासी हो, कंपनी लॉ बोर्ड हो, इत्यादि के माध्यम से ये जो है प्रशासित किया जाता है ना। तो ये एक प्रकार से कंपनी अधिनियम 1956 में कहा गया कि कंपनी का मतलब है कि अधिनियम के अधीन गठित और पंजीकृत कंपनी या विद्यमान कंपनी, अर्थात किसी भी पिछला कंपनी कानून के तहत पंजीकृत हो, जैसे लेखाकार या लेखा परीक्षा का उचित मानक हो, कंपनी संवर्धन या प्रबंधन के अच्छे आचरण हो, कारोबारी ईमानदारी हो, है ना, कर्तव्य का उन हितों के प्रति पूर्वधारणा प्रतिकूल ना हो, अनुकूल होना जरूरी, ना कि प्रतिकूल होना जरूरी है। इसमें संशोधन भी कई टाइप का था। 2000 का संशोधन हुआ, मैं आपको संशोधन बता देता हूँ कब कब हुआ है। इसमें संशोधन 2001 में हुआ है, 2002 में हुआ है, 2002 में 2 बार हुआ था, ये द्वितीयक है, 2 बार हुआ था 2002 में, और 2006 में हुआ है, 2006 में हुआ है, और 2006 के बाद डायरेक्ट आया था 2013 में, 2013 में 12 सितंबर 2013। ये नोट कर लीजिएगा, ये संशोधन है, ये संशोधन है, ये एक संशोधन है। आपको पता होगा, आपने नाम सुना होगा, किसका नाम? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का नाम सुना है? केंद्रीय समाज केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, बताइए कैसे रजिस्टर्ड हुआ था, किस अधिनियम के तहत? केंद्रीय समाज कल्याण 1953 जी, कंपनी अधिनियम 1956। हाँ, धारा 25 और वर्ष कौन सा था वो जब 1956। 1960? 1953 नहीं नहीं नहीं, रजिस्टर की बात मैंने कहा, मैंने इसकी स्थापना की बात नहीं किया सर। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की बात नहीं किया, मैंने कहा कि कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड कौन से वर्ष में हुआ था ये केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, मैंने ये कहा है 1969। और अभी अभी आपने बताया 12 अगस्त मुझे भी याद है 1953 की इसकी स्थापना है। दुर्गाबाई देशमुख क्या थी इसकी प्रथम अध्यक्ष। मैं उम्मीद करता हूँ शायद आपको ये भी बात समझ में आ गई। बस हो गया, रुक जा। हाँ बताइए, अब देखिए पश्चिम बंगाल वाला तो सर ये धारा 25F है और 25 ओनली। ओनली 25 ओके सर, थैंक यू। सर एक बार
25 एक जी आता है मैम, ये छटनी से संबंधित है और ये छटनी औद्योगिक विवाद अधिनियम में है। मैं आपको ये बताऊंगा, औद्योगिक विवाद अधिनियम है जो 25 जी धारा है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, 25 जी। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे कह रहा हूँ राज्य स्तर पर। कौन से स्तर पर? राज्य स्तर पर। अभी भी पश्चिम बंगाल आपने देखा, कौन बच्चा मुझे बताएगा पश्चिम बंगाल का रजिस्टर्ड कब हुआ था? 1961। वेरी गुड, 1961। और राजस्थान संस्थाएं अगर पंजीकृत किया गया अधिनियम, राजस्थान की बात कर रहा हूँ अब, तो 1965। और आप एक बात और नोट कर लीजिए, राजस्थान में सहकारी समिति भी, राजस्थान में सबसे पहले आई थी सहकारी समिति 2000, अरे सबसे पहले कह रहा हूँ, बाद में आया वो तो 1904 में था। ये कब आया था सहकारी समिति? 2002। 2002 में आया था राजस्थान सहकारी समिति, और भारत की सहकारी समिति जो थी वो 1904। ठीक है, आगे देखते हैं और भी कुछ चीज़ें हैं क्या इसमें। उसके बाद आपका यहाँ पर हम बात करें उद्देश्य आता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं ना, उद्देश्य वाला जो है कल कर लेते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, सहकारी समिति वगैरह। फिर समाज कार्य में क्या भूमिका निभाता है, इससे सवाल आता है। फिर बाल कल्याण सेवा पढ़ लेंगे हम लोग। और एक चीज पूछनी थी आपसे। हाँ पूछिए सर, आपने सहकारी समिति एक्ट बताया था ना जी, तो आपने वो बताया कि समिति 40%, हाँ 40% दिव्यांग का बताया था और 80%, थोड़ा एक बार रिपीट कर दीजिए। 80% क्या बताया था आपने कि 80% होना चाहिए तो सहकारी ऋण वो मिलता है। वो मैंने दिव्यांगता जो मैंने बताया मैम, वो आपको ना रिलेट करवाया है कि उस तरीके से होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपने उदाहरण दी। हाँ, मैंने एक एग्जांपल दिया था वहाँ पर। लेकिन यहाँ जो मैंने मेंशन करवाया है 80% अगर वो गांव से है, कृषक क्षेत्र से है, ठीक है, तो वह उसको 80% उससे बताना पड़ेगा कि भाई ये भूमिहर या खेतिहर आदमी कृषक वाला है। 80% ये उसको वो रूल है। जैसे आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर बनवाने होंगे ना, तो कुछ एक्टिविटी करवानी पड़ती है। मैं अगर आपको बताऊँ, आपने एक बोर्ड आता है, क्या नाम है उसका, अल्फ्रेड बीनेट का बोर्ड है, ठीक है, और एक साइमन बोर्ड है, और इन दोनों बोर्ड को हम देते हैं तो बच्चे से हमें पता चलता है, एक 5 मिनट या 10 सेकंड या 15 सेकंड का टाइम देते हैं कि इस पजल को सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं भाई ये। उसी तरीके से वहाँ भी कुछ रूल है, कुछ दस्तावेज हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। तो आपको अगर आप पता चलेगा भैया कि हाँ अगर जो है आप कृषक हैं या शहरी क्षेत्र से हैं, तो ये आपको एक निर्धारित कर देगा, तब जाके आपको जो है मान लिया जाएगा, तब आपको ऋण मिलेगा, तब आपको वहाँ पे ऋण दिया जाएगा। तो सर ये रिकॉर्डेड है क्लास? जी रिकॉर्डेड है क्लास सर ये? हाँ जी रिकॉर्डेड क्लास जी, रिकॉर्डेड क्लास। सर ये औपचारिक का मतलब बता दीजिए। सर औपचारिकता देखिए, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। औपचारिक और अनौपचारिक। अब औपचारिक और अनौपचारिकता किस संबंध में या किस शब्दों में ले रहे हैं आप, उसकी रिप्रेजेंट की बात अगर हम करते हैं तो एक संगठन के रूप में आता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं उसी के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि वो तथ्य बड़े इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, जैसे अभी आपको समझाया हूँ प्राथमिक और द्वितीयक को लेकर, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ मैं तथ्य बता देता हूँ ताकि आप याद रखें लंबे समय तक। देखिए, औपचारिक संगठन जो होता है सर ना, वो उसका अस्तित्व देश के कानून के अधीन किया जाता है। शुरुआत में अगर मैं बात करूँ औपचारिकता में, तो नियम होते हैं, कानून होता है, ये औपचारिकता होता, नहीं कहते औपचारिकता होती भाई कोई काम नियम से हो, ये औपचारिकता है, कानून से हो। कोई कार्य अनियम से हो, कोई कहीं पर मिल जाए वहीं से डेटा लेना शुरू कर दिया आपने, कोई सीक्वेंस ही फॉलो नहीं किया आपने, वो अनौपचारिकता है सर। कोई सीक्वेंस ही फॉलो नहीं किया। और अनौपचारिक संगठन की स्थापना सर किसी कानून के अनुसार नहीं,
बल्कि सामान्य और स्वयं के ही द्वारा की जाती है। तो मैं कहूँगा कि स्वयं की प्रक्रिया जब आप फॉलो करते हैं तो वो अनौपचारिक संगठन का पार्ट बन जाता है ना? बात समझ में आया? और औपचारिक संगठन में सर सदस्य केवल एक कार्य के समूह के साथ जुड़ा रहेगा। मेरा काम अगर ये है कि उस समूह में केवल कोविड-19 के बारे में बताना है तो मैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा। वहाँ मैं आपको HIV एड्स जैसी बीमारी को बारे में जिक्र नहीं करूँगा। मेरा एक ही गोल रहेगा, कोविड-19। लेकिन अनौपचारिकता के समूह में अगर हम लोग बात करते हैं या संगठन में बात करते हैं तब आ जाता है। तो यहाँ पे चाहे एक से अधिक कार्य जब शामिल कर लीजिए, एक से अधिक सदस्यों को शामिल कर लीजिए, तो आपके अनौपचारिकता बन जाती है। बड़ा सिंपल शब्द, बहुत आसान सी परिभाषा है। केवल एक ही बात ध्यान से याद रखिए, हमेशा याद रहेगा आपको। क्वेश्चन मिलेंगे तो आप पढ़ेंगे, आपको औपचारिकता मतलब एक फॉर्मेलिटी। केवल एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक याद रखिए। अगर मैं कोई काम नियम से करूँगा, नियम से, तो वो आपका औपचारिक होगा। और अगर मैं कोई काम बिना नियम से करूँगा, वह कार्य बिना नियम से जो होगा स्वयं पर होगा, ऊटपटांग तरीके से होगा, ऊपर नीचे तरीके से होगा, कोई सीक्वेंस नहीं होगा, वह अनौपचारिकता होगी। एजुकेशन डिस्टेंस मोड की बात अगर मैं करूँ तो आप जाके पार्क में पढ़ लो या कहीं चौराहे पर बैठ के पढ़ाई कर लो, वो अनौपचारिकता होती है। अगर वही एक क्लासरूम में पढ़ाया जाए आपको, वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड के माध्यम से या स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, तो वह एक औपचारिकता बनेगी, वह एक औपचारिकता बनेगी। स्पष्ट होगा सर? जी सर। एनजीओ क्या होगा सर? औपचारिक होगा अनौपचारिक? ओके, देखो एनजीओ में, एनजीओ एक एग्जाम्पल आप पूछ रहे हैं कि उदाहरण एनजीओ में क्या बनेगा। देखिए एनजीओ में नियम स्वतः का बनता है। मेरा एनजीओ है, मैं नियम बनाऊंगा, मैं रूल और रेगुलेशंस बनाऊंगा। तो आप सिंपल सी बात बताएं कि प्रश्न का पैटर्न क्या कहता है, इस हिसाब से अगर मैं सोचूं तो एनजीओ अनौपचारिकता बनेगी। और अगर एनजीओ में केवल नियम को फॉलो किया जा रहा है, मैंने कहा कि मेरे एनजीओ का रूल है कि आपको मेरे एनजीओ में आना पड़ेगा शिक्षण प्रशिक्षण ग्रहण करने, तो वह प्रश्न आपको बताएगा कि औपचारिकता। प्रश्न का पैटर्न क्या बताता है सर, वो रिप्रेजेंट करता है। आप एनजीओ किस परिप्रेक्ष्य से पूछे, एनजीओ नियम कानून के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई काम कर रही होगी तो औपचारिकता का भूमिका होगी। एनजीओ कहीं से किसी भी डेटा को कलेक्ट कर रही होगी, स्वयं के कोई नियम बना रही है, स्वयं की कोई आचार संहिता बना रही है, तो वह प्रक्रिया अनौपचारिकता बन जाएगी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किस संगठन का उदाहरण है, तो आप यहाँ पे सिंपल सी जवाब ध्यान रखेंगे सभी लोग कि प्रश्न का पैटर्न किस पर कहेगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि अनौपचारिकता पर आप प्राथमिकता दीजिएगा, बल आप किस पर देंगे, अनौपचारिकता पर। और एनजीओ में जैसे अमेरिकन रेड क्रॉस आ गया, अमेरिकन रेड क्रॉस हो गया, आपका केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड आ गई, ठीक है सर, ये औपचारिकता की भूमिका निभाएंगे, ये औपचारिकता की भूमिका निभाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, औपचारिकता की भूमिका निभाएंगे, ठीक है जी सर। सर औपचारिकता में पारिवारिक संबंध पाए जाते हैं। हाँ, परिवार में संबंध होते हैं वो औपचारिक, अनौपचारिक होते हैं सर, जिसमें जैसे ऑफिस और ऑफिस संगठन में जाते हैं, वहाँ पर उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी बीच में संबंध पाया जाता है, वो औपचारिक होता है, और परिवार में अनौपचारिक होता है। देखो यहाँ जो एनजीओ की भूमिका है, मैं संबंध की बात कर रहा हूँ सर। परिवार में संबंध जो होते हैं अनौपचारिक होते हैं, किसी भी से बात करता है। और मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, इसी एनजीओ के तहत ही एक कॉन्सेप्ट आया है, पेपर में भी पूछा जाता है। 2018 में जो मानव विकास सूचकांक का रैंकिंग था भारत में, वो 130वें स्थान पर था, है ना, मानव विकास सूचकांक। अगर मैं आपसे 2023 में पेपर होने वाला है कि नहीं, तो मैं आप लोगों से ये जानने का प्रयास करूंगा कि मानव विकास सूचकांक रैंकिंग भारत में कौन सा स्थान है।
क्या आपको पता है जब मैं आप लोगों से 2023 पूछ रहा हूँ 101 जी मैम, नहीं भारत का स्थान 23वां, अगर 2023 की बात होगा तो 132 लगाइएगा। भारत का 132 लगाइएगा, 132 132 हाँ, हाँ 100 अब इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पेपर में अब बदलेगा नहीं, जो आएगा यही आने वाला है। टोटल 191 कंट्री में से सर। हाँ 191, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये बात आप नॉर्वे पहले नंबर पे है शायद सर, नॉर्वे ये पहले था सर। अगर हम बात करें अब ना, तो पहले स्थान पे या एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा पहले स्थान नॉर्वे ही होगा सर, नॉर्वे या स्विट्जरलैंड। नॉर्वे, नीदरलैंड, नॉर्वे और या तो नीदरलैंड या स्विट्जरलैंड होगा। हाँ सर इनमें से फिनलैंड। जी, इंग्लैंड तो नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है। जी, वो इंडिया? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो आई थिंक नहीं होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया तो नॉर्वे वगैरह में से कोई एक हो सकता है पहले स्थान पे, लेकिन चलिए छोड़िए, मैं आपको कल वाली क्लास में बता दूंगा, ठीक है ना, कल वाली क्लास में ओके सर। हाँ कोई एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे कब का है ये। पहले था, अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग इसको करेक्ट करिएगा, प्लीज़ करेक्ट मत करिएगा आप सभी लोग, ठीक है ना, कि नॉर्वे और वो, लेकिन जब हाँ डेटा मिल जाए तब आप करिएगा, ठीक है ना। ठीक है सर, कल करवा दीजिए। बल्कि आप ये 3 बातें जरूर ध्यान रखेंगे, डायमेंशन कहा जाता है, लंबा और स्वस्थ जीवन पहला। मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, उसको नोट करिए, नोट करवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट सवाल है, आता है हर बार, नोट करिए, अभी कहीं जाइएगा मत। HDI आयाम और संकेत। और का मतलब जानते हैं क्या होता है? आयाम अलग होगा, संकेत और अलग होगा। ये ऑबली मैंने नहीं लगाया है, 2 बातें हैं, जिस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, जो आयाम है वो आपका आएगा एक जीवन प्रत्याशा, नोट कर रहे हैं ना सभी लोग? जी सर। और जो दूसरा होगा शिक्षा सूचकांक, और जो तीसरा होगा शिक्षा सूचकांक, तीसरा क्या होगा? जीवन स्तर। सर आय। ओके, क्या हो सकता है ये? वर्तमान नहीं, ये क्या हो सकता है? जीवन प्रत्याशा, आय। प्रति व्यक्ति आय, वेरी गुड, वेरी गुड, प्रति व्यक्ति आय, इसी बच्चे ने बताया है, ठीक है। सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है ना, सकल राष्ट्रीय आय ये होगा। और संकेत क्या होगा आपका? जीवन देखो ये जीवन प्रत्याशा है, ये जीवन प्रत्याशा का सूचकांक है, लेकिन संकेत में क्या हो? जन्म पर जीवन प्रत्याशा है, जन्म पर जीवन प्रत्याशा है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, प्रत्याशा है। और दूसरा स्कूली शिक्षा के अपेक्षा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष स्कूली शिक्षा का औसत, और तीसरा प्रति व्यक्ति आय, हाँ प्रति व्यक्ति आय। ये था आपका बेसिकली मानव विकास का सूचकांक में आयाम और संकेत। और एक होता है डायमेंशन। डायमेंशन का भाव जानते हैं क्या होता है? डायमेंशन का अर्थ अगर आपसे पूछा जाएगा तो कहीं आयाम कहते हैं हम लोग, कहीं मापन बोलते हैं। आयाम भी बोला जाता है, मापन भी बोला जाता है। तो मैं आपसे एक और बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे मापन मेंशन करिएगा, मापन। सर संकेत में लास्ट वाला क्या था? आयाम, लास्ट वाला प्रति व्यक्ति आय है,
संकेत में प्रति व्यक्ति आय आएगा उसमें भी, है ना सर। अब ये देखो डायमेंशन की बात अगर मैं करूं आप लोगों से, तो आयाम भी होता है, मापन भी होता है। तो इसमें आता है लंबा और स्वस्थ जीवन, स्वस्थ जीवन। दूसरा आता है ज्ञान। तीसरा क्या आएगा? एक सभ्य जीवन स्तर, एक सभ्य जीवन स्तर। ये स्पष्ट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत बच्चे इसमें ना कंफ्यूज होते हैं कौन सा है कौन सा नहीं, लेकिन ये 3 पार्ट हैं इसके, ये 3 पार्ट हैं। तीनों पार्ट को आप अवश्य ध्यान रखेंगे, ठीक है। तीनों पार्ट मानव सूचकांक बोला ना सर आप? जी। हाँ, पहले नंबर पे आप अभी पूछ रहे थे ना, वो स्विट्जरलैंड है। पहले नंबर पे कौन सा है? स्विट्जरलैंड। हाँ, सर स्विट्जरलैंड है। दूसरे पे नॉर्वे है, ठीक है। तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया। नहीं, आइसलैंड है। तीसरे पे आइसलैंड है। चौथे पे तीसरे पे आइसलैंड है। चौथे पे हांगकांग है। पांचवें पे ऑस्ट्रेलिया। हांगकांग है। पांचवें पर ऑस्ट्रेलिया सर। हाँ, ऑस्ट्रेलिया। बस ये याद रखिए, ठीक है। ये HDI सर महबूबुल्लाह ने दिया था। हाँ, ये तो मैं बात आप लोगों से करूंगा। हाँ, पाकिस्तानी एक व्यक्ति या विद्वान आप कह लीजिए, महबूब उल हक का नाम आता है, ठीक है। और भारत में बात करते हैं तो किसका नाम आता है? अमर्त्य सेन का नाम आता है, अर्थशास्त्र के जो जनक है, ठीक है, महबूब उल हक। इनकी क्लास वगैरह में जब लूँगा ना, अभी आएगा आने वाले टाइम में HDI वगैरह, तो वहाँ पर मैं जिक्र करूँगा इसके सिद्धांत से। ऐसे कई चीज़ें से प्रश्न आपसे पेपर में पूछा थे, मैं सब पर जिक्र करूँगा। सर ये जो जितना है ये वेलफेयर में आ गया ना हमारा यूनिट, वेलफेयर के यूनिट में ना? जी जी जी, वेलफेयर सब कल्याण के यूनिट में है। सर ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को ये 3 भागों में किस आधार पर बांटते हैं सर? देखिए, मानव विकास सूचकांक का जो जीवन प्रत्याशा है, आयाम है, सांख्यिकीय समग्र सूचकांक के रूप में डिवाइड करते हैं, है ना। तो सांख्यिकीय समग्र सूचकांक के रूप में, और वहाँ पर ये देखते हैं कि मानव विकास का स्तर क्या है, रैंक क्या है ना, क्या चीज़ें रही, महामारी, कोविड इत्यादि जो भी चीज़ें आती हैं वैश्विक लेवल पर, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है इसी में स्टडी या अध्ययन करते हैं। इसके कई परिप्रेक्ष्य हैं, ऐसा नहीं, UNDP ने कई परिप्रेक्ष्य में अपनी भूमिका निभाया है ना। कई संकेत आयाम मापन ये 3 में करते हैं सर। ये सैंडी बनती है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, विश्व रैंक, इनके आधार पर। हाँ, वो तो सर जो मैंने अभी आपको बताया है, जो आप मुझे अभी आप बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये बेसिकली सर एक सूचकांक के अंतर्गत ना आयाम वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, संकेत देखने को मिलते हैं, डायमेंशन देखने को मिलते हैं, है ना। जी सर। हाँ, मानव विकास सूचकांक। जी सर, थैंक यू। तो है ना, चलिए आज के लिए बस इतना ही आप लोग रखिए, है ना। सर एक बार वो भारतीय कंपनी अधिनियम वाली स्लाइड दिखा दीजिए। एक मिनट, यहाँ पे आप अतमर सेन सही कर लीजिएगा। अतमर सेन सही नहीं लिखा था, अतमर सेन सही तरीके से अमर्त्य सेन, हाँ ये आपका सही होगा। हाँ, क्या कह रहे हैं मैम? कंपनी अधिनियम 1956 वाली एक बार स्लाइड दिखा दीजिए। अच्छा, स्लाइड दिखा दूँ, ये देखिए। ये रहा, शायद यही पूछ रहे हो आप? जी सर। जी सर। समाज कल्याण बोर्ड उत्तराखंड के बच्चे ये जरूर ध्यान रखेंगे, ये स्लाइड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, हो गया सर। थैंक यू सर।
थैंक यू सर। चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मुलाकात करेंगे, ठीक है, इसी क्लास में। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट सभी लोगों से, गुड नाइट। Yes,